साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सामान्य बात पर जो है मैं चर्चा करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वकील साहब को जो है बुक करते हैं, जिसके तीन रास्ते हो सकते हैं। भाई किसी ने नाम बताया तो हमने जो है बुक कर लिया, या हम उनको जानते हैं तो हमने जो है बुक कर लिया, या हमने नाम सुना और हम गए, हमें ठीक लगे बात से तो हमने जो है बुक कर लिया। पर मेरा कहना ये कि एडवोकेट साहब को बुक करने के बाद में कैसे अपन चेक करें कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या वर्कआउट्स होंगे और क्या क्या प्रैक्टिकल अप्रोच जो है अपने को लेके चलनी है। इस कॉन्सिक्वेंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दिक्कत कहाँ होती है कि हमने वकील साहब को जो है बुक कर लिया, वो जो है अपीयर नहीं हुए, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? आपका। अगर कोर्ट ने जो है बयान बंद कर दिए या आप अपील जो है हार गए, तो अल्टीमेटली आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी बयान खुलवाने में या अपील को जो है रिमांड कराने में। इसलिए बहुत हमें चलना होगा चीज़ों को समझते हुए, और जहाँ भी हमें दिक्कत हो तो हमें करना क्या है, क्या क्या होंगे स्टेप इन द प्रैक्टिकल वे, ये आज जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप सबके पास एक फ़ोन तो होगा, ऐसा वाला फ़ोन। इसमें एक ऐप आता है, उसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है ई कोर्ट ऐप। ये तो हम कर ही सकते हैं, बहुत ईजी काम है। ये ऐप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो सुविधा मिली है आपको, ये क्यों मिली है? ताकि आप अपने केस के बारे में जो है जान सकें कि उसमें नेक्स्ट डेट क्या पड़ी है, सुनवाई जो हो रही है कहाँ हो रही है, कंसर्न जो काउंसिल है वो कौन है, जो अपोजिट पक्षकार है वो कौन है, और उनके बिहाफ पर कौन कौन से काउंसिल आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक जानकारियां हैं वो हमें मिल सकती हैं ई कोर्ट के माध्यम से। क्लियर हो गया अपने को? तो इसका जो है अपने को उपयोग करना है। और अब तो व्यवस्था ये भी आ गई है, जो कंसर्न कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मीन्स जो प्रोसीडिंग है वो तक जो है हो रही है अपलोड। तो पहला अपने पास क्या समाधान आया, क्या सॉल्यूशन आया कि हमारे पास एक ई कोर्ट एप्लीकेशन है। अगर हमारे काउंसिल कहते हैं कि हम जो है अपीयर हो गए, या हमने जो है डाल दिया है वकालतनामा, या हमने केस जो है फाइल कर दिया है, वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं ई कोर्ट ऐप के माध्यम से। तो जो आपकी नीड थी कि हमारे साथ जो है धोखा नहीं हो जाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर वे में द ई कोर्ट ऐप। क्लियर हो गया? तो ये पहला सॉल्यूशन है, ये पहला स्टेप है। इसके अलावा जो कंसर्न काउंसिल को हम एंगेज कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो काउंसिल है या नहीं, ये भी जो है वेरीफाई करना है, जिसके लिए उसका नाम जो है आप टाइप करो। तो कंसर्न जो स्टेट बार काउंसिल है या जो कंसर्न बार एसोसिएशन है, उसमें उसका नाम जो है हो जाएगा डिस्प्ले। तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति विशेष जो है लॉयर है भी या नहीं है। कहीं ये तो नहीं कि वकील साहब ही नहीं है और खुद को जो है वकील साहब शो कर रहा है, तो कम से कम हमारे साथ जो है फ्रॉड नहीं होगा, हम वहाँ पर जो है बच पाएंगे। तो ये तो बहुत ईजी स्टेप है, ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें दिक्कत भी क्या आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमें पेमेंट्स करने हैं वो हमें करने हैं खातों में। ये बेसिकली वो सेफ्टीज़ हैं जो हमें लेके चलनी है। अगर आप नहीं लेंगे तो नुकसान आप ही खाएंगे। अगर आप अब भी पेमेंट जो है कैश में करेंगे और कल को जो है विवाद हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मान लीजिए आपने उनको पे कर दिए 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या लाखों में पे कर दिया, वो तो नट जाएंगे सब, हमें कुछ नहीं मिला है, इन्होंने पे ही नहीं करा। तो वास्तव में पे किया है या नहीं किया है, ये तभी मालूम पड़ेगा जब आपके पास प्रॉपर जो है प्रूफ होगा। और पेमेंट में बार बार कह रहा हूँ, हमें नहीं करना है उनकी पत्नी के खाते में, नहीं करना है किसी जूनियर के खाते में, और सेविंग खाता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए करंट खाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो खाता किसका होगा? ये तो वकील साहब का या उनके फर्म का या उनकी एलएलपी का या उनकी कंपनी का। वहाँ हम जो है फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? इसलिए बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप ना हो जाएं शिकार धोखे का। इसलिए आप सोच समझ करके फंड्स को ट्रांसफ़र करें, जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो धोखा जो है साथ में हो जाएगा आपके, फिर रोने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। पहले आप परेशान है केस में, फिर चाहते हैं परेशान होना। अगर चाहते हैं तो जो कर रहे हैं वो करते रहें। चौथी बात ये कि जो भी हम फ़ी दे रहे हैं वो किस पेटे दे रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लमसम फीस नहीं देनी है, फीस हमेशा देनी है उस काम की जिसको करना तय हुआ है। उदाहरण के लिए आपका काम तय हुआ है रिव्यू का, या काम तय हुआ है आपका डिस्चार्ज पिटिशन का, या काम तय हुआ है एविडेंस का, या काम तय हुआ है कंसर्न फाइनल आर्गूमेंट्स का। तो जो भी फ़ी तय है उसका एक प्रपोजल जो है लिखवा लो, जिसको हम कहते हैं वर्किंग प्रपोजल, जिसमें ये लिखा होगा कि वो काम क्या है, वो काम कौन करेगा, काम करने में कौन सी टीम जो है साथ में लगेगी, कितना अमाउंट जो है पे करना है, क्या हम पेमेंट कर पाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में या हमें लमसम जो है पे करना होगा। एवरीथिंग विल बी ऑन रिकॉर्ड। तो कम से कम ये प्रिकॉशंस लेके जो सिस्टम है उसको हम कर सकते हैं मोर हाइजीनिक,
मोर ट्रांसपेरेंट, मोर सेफर फॉर अस। क्लियर है बात ये? देखिए, हमें हमारे करने हैं बेस्ट फुटफॉल। क्लियर है? अगर आप वही नहीं कर पाएंगे तो नुकसान जो है आप खा जाएंगे। अब आज एक डॉक्यूमेंट जो है लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने तय करा कि फीस जो है 1,00,000 रुपए, डिस्चार्ज को ड्राफ्ट करना भी है और डिस्चार्ज के केस में अपीयर भी होना है। अब उन्होंने ड्राफ्टिंग तो कर दी पर वो अपीयर नहीं हो रही, तो बंदिश किससे होगी? उनके लिखे हुए स्टेटमेंट से। और इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो बाइंडिंग है, और धारा 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो प्रोटोकॉल है वो वहां पर रिलीवेंट है। कम से कम जब कार्रवाई करेंगे, एविडेंस क्या होंगी, तो जो लिखा हुआ है वो एज एविडेंस जो है काम करने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, नेवर पे इन कैश एंड डू नॉट पे विदाउट प्रपोजल। एक चीज दिमाग में सेट कर लो, नो पे विदाउट प्रपोजल। अगर दिमाग में चीज सेट कर ली, कहीं नुकसान जो है आपका नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है वकील साहब जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो यू में आस्क फॉर एनओसी। कई बार ये भी होता है कि एनओसी प्रोवाइड नहीं करते, तो ऐसे सिनेरियो में नियम है बार काउंसिल रूल्स के। मैं जोड़ दे रहा हूँ नियम नंबर 39 के ऊपर, जिसके तहत आप कोर्ट में जो है आवेदन पेश कर सकते हैं। जो आपकी सर्कमस्टेंसेज हैं उसको कोर्ट में अर्ज कर सकते हैं, और कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि साहब वकील साहब जो है हमें नहीं दे रहे एनओसी, और हमारा लीगल राइट है टू डिफेंड इन द प्रॉपर वे। तो उनका वकालतनामा जो है खंडित किया जाए और नए वकील साहब का वकालतनामा जो है रिकॉर्ड पर लिया जाए। ये बहुत ईजी प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं। और जो कंसर्न एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ दो ही बातें आएंगी, ये वकील साहब हैं और जो उनकी पैरवी है इससे आप खुश क्यों नहीं है, इसका आपको प्रूफ देना होगा। जो नए वकील साहब हैं जिनको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं वो कौन है, और क्या वकालतनामा उन्होंने आपको देने का वचन दिया है अथवा नहीं, इस बात को भी जो है स्पष्ट कर दें। क्लियर है बात ये? इससे अपने को बहुत जो है ईजी रहेगा। जैसे अर्जी जो है होगी एक्सेप्ट, वैसे ही उनका वकालतनामा जो है आप पेश कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल स्टेप है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कंसर्न एप्लीकेशन है वकील चेंज करने की या एनओसी की, जिसके लिए आपको सिर्फ देनी है कोर्ट फीस 2 रुपए की। कोई विशेष दिक्कत है क्या? मुझे बताओ, कितना ईजी काम है। जब काम इतना ईजी है तो हम क्यों नहीं करें। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल क्या है कि जो अपने वकील साहब हैं उनसे बोल कर रखें कि जो जो केस की ऑर्डर शीट्स है उसकी मुझे कॉपीज जो है प्रोवाइड करें। अगर वो ये कहते हैं कि सर्टेन फी देनी होगी, नो नीड टू वरी, आप फी जो है पे कीजिए। मामूली फी जो है देनी होती है, मोटा मोटा जो नकल होती है वो होती है तो 1 पेज की या 2 पेज की। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर शीट की। तो इस सिनेरियो में अगर ये अमाउंट दे करके हमें सही जानकारी मिल रही है, देन देयर इज नो नीड टू वरी। अब होता क्या है कि आप लोग जो है अमाउंट सेव करने में लग जाते हो, अमाउंट तो बच जाएगा पर आप जो है मारे जाओगे। कल कोई धोखा हो गया, काउंसिल अपीयर नहीं हुए, या उस दिन क्या हुआ था वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको। तो वास्तविकता में अगर आपको जानना है चीज़ों को, आपको जानना है इन द ट्रांसपेरेंट वे, इन द हाइजीनिक वे, तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, इसको जो है फॉलो कर लो। अगर पैसे नहीं है आप केस को मत लड़ो, पर अगर पैसे हैं और आप जानते हैं कि हमें लड़ना कैसे है, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थ्योरी पे काम करना होगा कि जिसको हम एंगेज कर रहे हैं क्या वास्तव में उसका इतना वर्थ है भी या नहीं है, उसको नॉलेज इतनी है भी या नहीं है, और जो भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो हम पे कर रहे हैं, तो वास्तव में वो पेमेंट उस पेटे है या नहीं है। क्लियर है? तो जो कुछ भी तय हुआ है उसको राइटिंग में लेने से कोई नुकसान आपका नहीं होगा, बल्कि आपका ही फायदा है। क्लियर है? एक जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, पर मेरा ये मानना है कि अगर मेरी एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी पहल से अगर आप लोग बच जाओ, तो इसमें फ़ायदा आप ही का तो है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप जो है वर्कआउट करना है। और हमें शर्म कहीं नहीं पालनी है, जिसने पाली शर्म उसके फूटे करम। ये चीज़ जो है दिमाग में सेटल कर लो। इसी जब भी आप ये स्टेप जो है फॉलो करोगे, जो कंसर्न काउंसिल है उस पर भी जो है दबाव रहेगा, और संभावना बेईमानी की जो है बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है बात है? और इसके साथ साथ हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि जब भी हमें काउंसिल बुक करना है या हमें कोई रेफरेंस मिला है, क्लियर है, और प्रॉपर वो लोकल काउंसिल है, मीन्स जैसे मान लीजिए आपका केस चल रहा है महाराष्ट्र में और आप रहते हैं राजस्थान में, तो कम से कम उनके ऑफिस जाकर हम ये चेक तो कर लें कि उनका ऑफिस कैसा है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, और उनके पास प्रॉपर बुक्स हैं या नहीं है, प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, वो कैसे मेरे केस को जो है डील करेंगे। क्लियर है? अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर ली तो आप एक अच्छा परिणाम ले जाएंगे। अगर आपने फॉलो नहीं करी तो आपको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, बगैर घबराए केस को लड़ें, पर कुछ सेफ्टी मेजर्स ले लेंगे तो अपना ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि ये स्टेप्स है इसको फॉलो करें और अपने लिटिगेशन को, अपने पैसों को सुरक्षित रखें।